हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन के एक और कॉमन कंसर्न के बारे में, जिसे कहते हैं रोजेसिया। रोजेसिया वीडियो के लिए हमें रिपीटेटिवली रिक्वेस्ट मिल रही थी और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के जरिए आपको वो सारी जानकारी हम एक सिंपल भाषा में दे सकें जो आपको चाहिए। रोजेसिया एक बहुत कॉमन कंसर्न होता है और बहुत परेशान करने वाली बीमारी होती है, क्योंकि ये आपकी फेस को अफेक्ट करती है। एक क्रोनिक बीमारी है पर ट्रीटेबल है और इसका जो मेन लक्षण होता है वो फेस पर रेडनेस है, जो कभी भी आ सकती है, जा सकती है, सडनली अपीयर हो सकती है, जाने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम ले सकती है या सडनली जा भी। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा इसका लक्षण का नेचर होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स परेशान रहते हैं सोशल गैदरिंग में, अपनी सोशल एक्टिविटीज में, प्रोफेशनल वर्क प्लेस, सब जगह इसकी वजह से कई बार दिक्कतें हो जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में, ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, जो पॉसिबल नॉन कॉजेज हैं उनके बारे में, और कैसे इसको पहचान सकते हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं जो स्किन की दूसरी परेशानियां जो रोजेशिया को मिमिक कर सकती है। साथ में इसके टाइप्स के बारे में, अलग अलग तरह का जो रोजेशिया होता है उन टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली आप उसको पहचान पाए कि आपको किस तरह का रोजेशिया है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और अपने घर पर आप क्या सावधानियां बरत सकते हैं। इन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो रोजेसिया है वो एक क्रॉनिक स्किन प्रॉब्लम है। आप उसको एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स समझ लीजिए स्किन का, जिसमें मेनली आपके फेस पर, और वो भी सेंट्रल फेस पर, आपको रेडनेस रहती है जो कभी भी आ सकती है, जा सकती है, जिसमें कभी फ्लेयर अप्स हो सकते हैं, कभी वो लंबे टाइम तक ठीक भी हो सकती है, और कभी कभार इस रेडनेस के साथ में उसमें जलन, खुजली, कभी दाने, इस तरह का लक्षण दिख सकता है। और एडवांस केसेस में वो आपके टिश्यू की हाइपर ग्रोथ करवा के, ग्रोथ को ज्यादा करवा के उसको अनइवन कर सकती है, स्पेशली ऑन नोज एंड आई में भी इरिटेशन कर सकती है। ये एक रोजेसिया का स्पेक्ट्रम है। मेनली वुमेन में ज्यादा होता है, फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट हो सकती है, अलग अलग एज पर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। फीमेल में बात करें तो मेनली चीक्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और मेन में अगर बात करें तो मेनली नोज ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जो फीमेल में चीक का इन्वॉल्वमेंट है, मेनली उस पर लक्षण रेडनेस और ब्लशिंग और कभी कभार विजिबल रेडनेस, ब्लड वेसल्स दिख सकती है। मेन में अगर बात करते हैं तो जो नोज होता है उसकी शेप डिस्टर्ब हो सकती है, जिसको राइनोफाइमा कहते हैं, और 50% पेशेंट्स में आई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। साथ में 80% पेशेंट्स में ये सीवियर एपिसोड्स के साथ भी प्रेजेंट हो सकती है या आगे सीवियर में कन्वर्ट हो सकती है। जो स्टडीज हैं उनमें ये पाया गया है कि 50% पेशेंट्स इसकी वजह से अपना काम भी मिस करते हैं कभी कभी, या वर्क प्लेस से छुट्टी लेनी पड़ती है, इतनी ज्यादा भी हो जाती है। पर अच्छी चीज ये है कि ऑलमोस्ट 70-75% केसेस में ट्रीटमेंट से ठीक रहती है और आप इसको मेंटेन कर सकते हो। उसके लिए आपको जब भी ऐसा लगता है कि जो रेडनेस है वो आ रही है, जा रही है या परसिस्टेंट रह रही है, तो आप अपने स्किन के डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो कॉज में कोई एक पर्टिकुलर नॉन कॉज नहीं है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जो थ्योरीज इसकी अभी तक वेल प्रूवन है, उनमें से एक न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, आपका इननेट इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, एक माइट होती है जिसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, और कभी कभार आपके सिस्टमिक प्रॉब्लम्स के साथ इसका एसोसिएशन हो सकता है। तो अपने स्किन में जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा होता है, जो नॉर्मल माइक्रो जीव होते हैं, उनकी वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम है वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन वाला फीचर है वो डेवलप। आपके स्किन में मास्ट सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, ये इम्यून सिस्टम की तरफ से डिस्टर्बेंस है। मास्ट सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन वाले फीचर है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं। जो ये माइट है, डेमोडेक, ये नॉर्मली सब में पाई जाती है, एक नॉर्मल इनहेबिटेंट होता है अपने साथ, जिसको सहजीवी कहते हैं। लेकिन इस रोजेशिया के पेशेंट्स में इसका नंबर है वो आउटग्रोन हो जाता है, जिसकी वजह से बम्पीनेस या दाने बन सकते हैं। और कभी कभार जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपका जीआई सिस्टम है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज या जीईआरडी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, या इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल
इम्बैलेंस है उसके साथ ये प्रेजेंट कर सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज में पार्किंसन एंड अल्जाइमर्स डिजीज के साथ ये प्रेजेंट कर सकती है, और कभी कभार रेयरली ये कैंसर वाले पेशेंट्स में भी बढ़ जाती है। इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें इसको और आगे फर्दर खराब करने में हेल्प करती है। तो कुल मिला के आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर ये रिपीटेटिवली हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है। वो आप डॉक्टर आपसे बातचीत करके इसके जो भी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको लिस्ट आउट करके, अगर उनमें से कुछ और इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है सिस्टमिक टेस्ट इवेल्युएशन के लिए, तो वो आपको टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट लेकर के आपको इस डिजीज को कंट्रोल रखना होता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। जो इसका फर्स्ट टाइप है इरिथ्मोटेलिंग-डिक्टेटिक टाइप जो होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें रेडनेस और विजिबल ब्लड वेसल्स, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो इसमें पेशेंट्स को जनरली सेंट्रल पार्ट ऑफ फेस पर रेडनेस रह सकती है। ये रेडनेस आ सकती है, जा सकती है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम देर तक टिकती है, कभी ज्यादा देर तक टिक सकती है। धीरे धीरे ये मोर फ्रिक्वेंटली आ सकती है। शुरू में ऐसा भी होता है कि वंस इन ए वाइल हो रहा है, महीने में एक आध बार हो रहा है, और धीरे धीरे ये डेली पे कन्वर्ट हो सकती है और मोर परसिस्टेंट हो सकती है। यानी पहले ऐसा होता था कि 2 से 3 घंटे रहेगी, अब ये लंबे टाइम तक रुक सकती है। शुरू में हो सकता है इसमें कोई लक्षण ना आए, केवल रेडनेस आके रह जाए, लेकिन टाइम के साथ में इसमें बर्निंग सेंसेशन और इचिंग डेवलप हो सकती है। फेस की जो स्किन है वो स्वॉलन फील हो सकती है या आपको थिक फील हो सकती है, और धीरे धीरे इसके एडवांस स्टेज पर जो टेलेंजियोग्राफी जो अपनी कैपिलरीज है विजिबल होने लग जाती है, विजिबल ब्लड वेसल्स, तो वो अलग से फिर वो परमानेंट और रहती है, वो गायब नहीं होती है। वो रेडनेस तो चले जाएगी लेकिन वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो परमानेंटली वहां दिख सकती है। सेकंड टाइप होता है इसका पेप्युलोपस्टुलर रोजेसिया, जिसमें आपके फेस पर उस पूरा रेडनेस बर्निंग सेंसेशन के साथ में आपको दाने नजर आ सकते हैं। ये दाने जनरली छोटे होते हैं, येलो टॉप्ड हो सकते हैं, व्हाइट टॉप्ड हो सकते हैं, ऊपर से रेड भी हो सकते हैं और ऊपर से व्हाइट भी दिख सकते हैं। तो पेप्युलोपस्टुलर होता है, और इसमें साथ में आपको वो जो पुराने जो फर्स्ट टाइप था उसके लक्षण प्रेजेंट हो सकते हैं, विजिबल ब्लड वेसल्स, रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन। ये साथ में दूसरा फीचर ऐड हो जाता है, ये सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप होता है स्किन थिकनिंग रोजेसिया। इसमें आपकी स्किन है वो थिक होने लग जाती है। इसमें आपके पुराने जो पहले वाले जो 2 टाइप है उनके लक्षण भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और अगर वो रेगुलर रहता है, क्रॉनिक हो जाती है डिजीज, तो इस स्टेज में कन्वर्ट हो सकती है, या ये शुरू से ये भी प्रेजेंट हो सकता है। इसमें एक कॉमनली जो नोज का जो टेक्सचर है वो इरेगुलर हो जाता है, नोज की स्किन थिक हो जाती है और उबड़ खाबड़ सी दिखने लग जाती है, नोज बड़ी हो जाती है, जिसको राइनोफाइमा कहते हैं। इसी के कुछ पार्ट लक्षण आपको किसी किसी में चीक पर भी दिख सकते हैं। और फोर्थ टाइप होता है ऑक्यूलर रोजेसिया या आई वाली रोजेसिया, जिसमें आई इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए जिसमें आपको आईज में रेडनेस हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकता है, इंक्रीज लैक्रिमेशन हो सकता है। ये इसके 4 टाइप होते हैं। जो कॉमन है फीमेल में वो फर्स्ट एंड सेकंड, मेन में सेकंड एंड थर्ड, और जो फोर्थ होता है ऑक्यूलर रोजेसिया वो 50% पेशेंट्स में प्रेजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। वैसे तो देखकर और आपके जो लक्षणों का नेचर है उसके आधार पर देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि ये रोजेसिया है या नहीं है, पर कभी कभार ये दूसरी परेशानियों के साथ मिमिक कर सकती है। तो उसमें जो चीजें हैं जो इसको कंफ्यूज कर सकती है, उसमें एक एक्ने होता है। एक्ने के अंदर विजिबल ब्लड वेसल्स का होना, रेडनेस का आना जाना, बर्निंग सेंसेशन, ये कॉमन फीचर्स नहीं होते, पर यहाँ पर ये होता है। दूसरा हॉट फ्लैशेस, मेनोपॉज के टाइम पर, हार्मोनल इंबैलेंस के टाइम पर रेडनेस का आना जाना कॉमन हो सकता है, तो वो इसको कंफ्यूज कर सकता है। एक सीबोरिक डर्मेटाइटिस होती है, डैंड्रफ वाली एलर्जी, अगर वो फेस पर हो रही होती है तो उसकी भी यही जोन होती है होने की, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकती है इसमें। लेकिन उसमें साथ में पपड़ी आना, व्हाइट सी एक स्किन की लेयर उतरती रहती है, और उसमें ये नेजोलेबियल फोल्ड है वो कॉमनली इन्वॉल्व रहता है, तो उससे डॉक्टर पता लगा देते हैं कि ये वो है या नहीं है। स्किन की दूसरी एलर्जियां हो सकती हैं, धूप वाली एलर्जियां हो सकती हैं जो इसको कंफ्यूज कर सकती हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो वेसोडाइलेटर्स होती हैं, अपनी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, वो रेडनेस बढ़ा सकती हैं। और जो टॉपिकल स्टेरॉइड अब्यूज होता है, ये एक अलग ही टॉपिक है, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड रोजेसिया। तो स्टेरॉइड की वजह से आपका जो स्किन है वो थिन हो जाता है, और वहां पर आपकी जो वेसल्स हैं वो विजिबल होने लग जाती हैं, रेडनेस रहने लग जाती है। तो स्टेरॉइड अब्यूज की वजह से भी वो लक्षण दिख सकते हैं जो रोजेसिया में रहते हैं, उसको स्टेरॉइड इंड्यूस्ड रोजेसिया कहते हैं। तो ये वो चीजें थी जो रोजेसिया के डायग्नोसिस से कंफ्यूज कर सकती हैं, और इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। इसलिए आप अपने स्किन के डॉक्टर से विजिट करके इन सब चीजों को रूल आउट करवाएं, और जो ट्रीटमेंट एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है वही ट्रीटमेंट करें।
अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं और मेडिसिनल पार्ट, फिजिशियन वाला पार्ट होता है, वो अलग होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले है स्किन केयर। तो जो आपका स्किन केयर है वो आपको बहुत जेंटल रखना होता है। आपकी स्किन है बहुत सेंसिटिव मानी जाती है रोजेशिया में, तो आपको जो भी नया प्रोडक्ट यूज करना है उसको पहले आपको आपके बॉडी के कान के पास में या और बॉडी के दूसरे चेहरे के आसपास के हिस्से पर आपको टेस्ट करना होता है कि वो आपको स्टिंगिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन या इरिटेशन तो नहीं दे रहा है। तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत वाइजली चूज करने होते हैं, जिसमें स्पेशली वो फ्रेग्रेंस फ्री हो, बहुत सिंपल हो, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मिक्स ना हो, ताकि वो आपकी स्किन को कम से कम इरिटेट करे। इसमें जो जरूरी होते हैं वो फेस वॉश की बजाय आप क्लींजर प्रीफर करें, आप एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर रखें और एक SPF। ये 3 चीजें कंपलसरी होती हैं और ये आपको ऐसी आइडेंटिफाई करके रखनी है जो आपकी स्किन को इरिटेट ना करे, फ्रीक्वेंटली इनको चेंज ना करे। अगर एक बार आपका सेट हो गया है कि ये चीजें ठीक है, सूट हो रही है स्किन को, तो आप इनको फ्रीक्वेंटली चेंज ना करें। इवन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को ये बता सकते हैं, आपको पहले से किन्हीं प्रोडक्ट से हो सकता है कि एक्स सनस्क्रीन डॉक्टर की फेवरेट हो, लेकिन वो एक्स सनस्क्रीन आपको सूट ना हो रही हो, तो आप डॉक्टर को ये बता सकते हो कि ये सनस्क्रीन मेरे को प्रॉब्लम करती है, तो डॉक्टर उस हिसाब से उसको चेंज कर देता है। फिर दूसरा आता है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर के लिए अपना SPF रेगुलर लगाना है आपको उस SPF के अलावा फिजिकल प्रोटेक्शन भी रखना है। उसमें आप अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं, सन ग्लासेस यूज कर सकते हैं। जो पीक आवर्स की जो धूप रहती है उसमें अपना काम अवॉइड कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के लिए अपने वर्क शेड्यूल कर सकते हैं। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेनली योगा, मेडिटेशन रोल प्ले करती है। आप एक नॉर्मल अपना फिटनेस रूटीन रख सकते हैं। आपकी जो डाइट है वो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो और आपका जो स्लीप पैटर्न है वो एडुकेट होना चाहिए। वेदर के हिसाब से भी आपको आपकी प्रिकॉशंस हैं वो चेंज करनी होती है। SPF हो गया, आपको हॉट एनवायरनमेंट को अवॉइड करना होता है। प्रिफरेबली कोशिश करें कि AC वाले एनवायरनमेंट में ही ज्यादा टाइम स्पेंड करें। विंटर्स में स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है तो उसके लिए अपना एडिक्वेट मॉइस्चराइजर यूज करना है। फोर्थ है डाइट। अब डाइट में ये है कि एल्कोहल इसको डिस्टर्ब करता है या खराब करता है, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ एल्कोहल इज वर्सनिंग योर रोजेशिया। तो स्पेशली उसमें रेड वाइन्स होती हैं जो इसको ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। जो और बेवरेजेस है और ड्रिंक्स है उसमें आप ये कोशिश करें कि जो उनका लेवल ऑफ टेम्परेचर है वो लोअर साइड हो। आपको अगर हॉट पसंद भी है तो आप उसको लोअर साइड रखें। और खाने पीने में ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा फूड इसको ट्रिगर कर रहा है, उस फूड को आपको इसको अवॉइड करना है। पर जो बेसिक सावधानी है वो यही है, एक तो एल्कोहल अवॉइड करना है, दूसरा हॉट बेवरेजेस यानी सूप हो गया या कुछ और स्टीम्ड प्रोडक्ट हो गए वो आपको अवॉइड करने होते हैं। एक्सरसाइज में आप कोशिश करें कि रेगुलर लंबी एक्सरसाइज ना हो, आप उसमें बीच बीच में इंटरवल ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्लेस है वो एयर कंडीशनड हो और बहुत एग्रेसिवली आपको आपकी स्किन को रब करना, फ्रिक्शन करना, वो सब नहीं करना है एक्सरसाइज के टाइम। आप उनका जो टाइम है एक्सरसाइज का, आपका फिटनेस रूटीन है, उसको अर्ली मॉर्निंग के लिए या इवनिंग के लिए रख सकते हैं। जो हीट आवर्स होते हैं पीक वाले उसमें आप इसको अवॉइड करें। कॉस्मेटिक्स, इसमें भी बहुत थोड़ा सा समझने की और पेशेंस रखने की जरूरत होती है। आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यानी बेस को, फाउंडेशन को, मेकअप को चेंज ना करें। इसमें कोशिश करें कि ये माना गया है कि ग्रीन टिंटेड बेस होते हैं वो आप पहले यूज कर सकते हैं। वो आपके रेडनेस को भी दबा के रखने में या कंट्रोल करने में हेल्प करता है, प्लस आपका जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, तो आपको फ्रीक्वेंटली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा यह है कि जो फाउंडेशन है वो ऑयल फ्री हो, नॉन कॉमेडोजेनिक हो। और तीसरा जो आपका मेकअप है जो आप यूज कर रहे हैं जो भी इसमें, तो वो जो स्ट्रोक्स हैं उसके वो बहुत जेंटल होने चाहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं होना है। और इस आई के लिए स्पेशली जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप कोशिश करें कि वो हाइपो एलर्जिक हो, यानी कम से कम सेंसिटिव हो, आपकी आई को और ज्यादा डिस्टर्ब, सेंसिटिव ना बनाए। तो ये तो वो नॉर्मल सावधानियां थी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस थे जिनकी हेल्प से आप अपनी रोजेशिया को कंट्रोल कर सकते हो, इनके रेडनेस को बार बार आने से रोक सकते हो, या आती है तो वो फास्ट रिजॉल्व हो जाए। ये सब चीजें इन चीजों में हेल्प करती है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट है उसको अलग अलग स्टेज के हिसाब से एडवाइस कर सकता है। तो इसमें कुछ टॉपिकल थेरेपीज होती हैं। टॉपिकल थेरेपीज में आपका एक जेंटल क्लींजर हो गया, एक मॉइस्चराइजर हो गया स्किन फ्रेंडली,
और एक एसपीएफ हो गया। ये 3 मस्ट होती हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं रेडनेस के लिए, उसमें वो आपको एडवाइस किए जा सकते हैं। तो वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रिफर करता है उन चीजों को, जिसमें ब्रिमिनोडिन है वो रेडनेस को फास्ट रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। एक एजिलिक एसिड क्रीम आती है, उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ आती है, वो जेल प्रिपरेशन में, क्रीम प्रिपरेशन में, अलग अलग स्ट्रेंथ प्रिपरेशन में अवेलेबल है, तो डॉक्टर उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको साथ में दाने हो रहे हैं तो उसके लिए इंटरमिटेंटली बीच बीच में कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक या टॉपिकल रेटिनोइड यूज किए जा सकते हैं, पर वो बहुत सावधानी से यूज करने होते हैं, क्योंकि वो आपके स्किन की रेडनेस को बढ़ा सकते हैं, स्किन को इरिटेट करके। तो वो डॉक्टर ही एडवाइस करता है कि किस शेड्यूल पर आपको उसको यूज करना है, डेली करना है, ऑल्टरनेट डे करना है या वंस इन अ वीक करना है, वो आपके दानों के आधार पर तय किया जाता है। खाने वाली गोलियों में कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन होता है या कुछ और दूसरे एंटीबायोटिक्स, एजिथ्रोमाइसिन है, वो यूज किए जा सकते हैं। फिर जब इन टॉपिकल मेडिसिन से एंड नॉर्मल ओरल एंटीबायोटिक से इनसे जब हेल्प नहीं मिलती है और जो बम्पीनेस है या दानापन है वो कम नहीं होता है, तो फिर ओरल रेटिनोइड जैसे आइसोट्रेटिनोइन, इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। ये आपके जो टिश्यू की जो थिकनिंग हो रही है उसमें भी हेल्प करता है थोड़ा, और आपकी नोज की जो शेप है वो इरेगुलर हो रही है उसको भी आगे और खराब होने से उसमें प्रिवेंशन करता है। वो कितने दिन चलेगा, किस डोज पर चलेगा, वो डॉक्टर डिसाइड करता है आपकी बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से। अब जो ब्लड वेसल्स हो गई, रेडनेस हो गई, इसके अलावा इन मेडिसिन के अलावा उसमें डिवाइसेस का रोल है, लेजर एंड लाइट्स का रोल है। तो उसमें कुछ एलईडी थेरेपी होती है, जो रेड एलईडी थेरेपी होती है वो रोजेशिया में हेल्प करती है, वो आपको रेगुलर इंटरवल पर लंबी लेनी पड़ती है। इसके अलावा एक आईपीएल ट्रीटमेंट होता है, वो रोजेशिया में रेडनेस को ठीक करता है, विजिबल ब्लड वेसल्स को रिड्यूस करता है और आपके बर्निंग सेंसेशन को भी कम करवाता है। ये 15 से 20 दिन में या महीने के इंटरवल पर आपको 4 से 6 बार लेना पड़ सकता है। जनरली सेफ होता है अगर एक्सपीरियंस पर्सन कर रहा है तो, और अगर नॉन एक्सपीरियंस पर्सन से आप करवाते हो तो इसमें बर्न के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आगे लेजर्स में एक पीडीएल लेजर होता है, एक लॉन्ग पल्स एंडियाक लेजर होता है, जो विजिबल ब्लड वेसल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, वो टेलंगिएक्टेसियास के लिए होता है। तो ओवरऑल रोजेशिया, अब आजकल और दूसरे लेजर्स भी आने लगे हैं जिसमें नॉन एब्लेटिव फ्रैक्शनल लेजर्स होते हैं, वो भी रोजेशिया में यूज किए जा सकते हैं। पर सिलेक्शन ऑफ डिवाइस, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड इंटरवल बिटवीन ट्रीटमेंट्स, ये डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है। जैसे आईपीएल एक पुराना ट्रीटमेंट है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि वो 4 से 6 बार आपको चाहिए, उसमें विजिबल चेंजेस आपको आने लग जाते हैं फर्स्ट सेकंड ट्रीटमेंट से। लेकिन अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए 4 से 6 सेशंस चाहिए होते हैं 20 से 30 दिन के गैप पर। बाकी लेजर्स हैं, पीडीएल लेजर के कितने सेशंस चाहिए ब्लड वेसल को रिड्यूस करने में, या लॉन्ग पल्स एंडियाक लेजर से ब्लड वेसल खत्म करनी है टेलंगिएक्टेसिया, उसके लिए कितने सेशन चाहिए, वो डिपेंड करता है टोटली आपके बीमारी की सीवियरिटी और उसके स्टेज पर, वो डॉक्टर डिसाइड करता है। ओरल ट्रीटमेंट की जो लेंथ, कितनी ड्यूरेशन चलती है ट्रीटमेंट, वो भी डिपेंड करता है आपके लक्षणों के ऊपर। एकदम से सारा ट्रीटमेंट बंद नहीं होता है इसमें, और कम डोजेस पर ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चलाना पड़ता है। तो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है और डॉक्टर की देखरेख में ही ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। सेल्फ मेडिकेशन करने से रोजेशिया और खराब हो सकता है। ऑलरेडी स्किन इसमें सेंसिटिव और इरिटेटिव रहती है, अगर आप उसमें सेल्फ मेडिकेशन करते हो, गलती से स्टेरॉइड क्रीम्स वगैरह लगाते हो, तो वो इसको और खराब कर सकती है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप रोजेशिया के लिए आप अपने स्किन के डॉक्टर को विजिट करें और उससे जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको सिंसियरली फॉलो करें। हमारे यहाँ पर इस बीमारी के ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है यूजुअली वो 6 मंथ का ड्यूरेशन है, जिसमें हम टॉपिकल एंड ओरल मेडिकेशन एक साथ शुरू करते हैं, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में पेशेंट को काउंसिल करते हैं, और जब हमें लगता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट से एडिक्वेट रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब जाकर के फिर हम आईपीएल ट्रीटमेंट या ब्लड वेसल्स के लिए लॉन्ग पल्स एंडियाक ट्रीटमेंट है उसको कंबाइन करते हैं। हमारे यहाँ पर आईपीएल ट्रीटमेंट में 2 या 3 सेशन में पेशेंट का जो रेडनेस है वो काफी कम हो जाता है, और उसके आगे की जो सेशंस की रिक्वायरमेंट है वो पेशेंट की बीमारी के हिसाब से तय की जाती है। अपनी स्किन को अपने एक छोटे बेबी की तरह पैम्पर करके रखना है, केयर करना है उसका, तब जाकर के आप रोजेशिया को कंट्रोल रख। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको रोजेशिया के बेसिक जानकारी, उसके कॉजेस, उसके टाइप्स, उसके लक्षणों के बारे में, कहां पर ये दूसरी बीमारियों से आपको कंफ्यूज कर सकती है, और उसमें क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं कंट्रोल रखने के लिए, और उसका इलाज कैसे किया जाता है, इन चीजों के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।